आज हम सीखेंगे सर्वांग समता का अर्थ। कई बार हमारे आसपास ऐसी आकृतियां दिखती है जो एक दूसरे से हूबहू मिलती है। जैसे इन दो पत्तों को देखिए, क्या इनमें कोई अंतर है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि वे दोनों एकदम एक जैसे हैं। अगर हम इन्हें एक के ऊपर दूसरे को रखें तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। एक आकृति दूसरी आकृति को सिर्फ उस स्थिति में पूरी तरह से ढकती है जब दोनों आकृतियों का आकार यानी शेप एवं माप यानी मेजर बराबर हो। ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले यानी कि जिनका आकार एवं माप बराबर हो, वे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट आकृतियां कहलाती है। दो आकृतियां सर्वांग सम होने के संबंध को सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस कहते हैं और इस संबंध को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, द्विमीय आकारों यानी 2D शेप्स की तरह त्रिविमीय आकार यानी 3D शेप्स भी सर्वांग सम हो सकते हैं। जैसे ये दो शंकु यानी कोन जिनके आकार एवं माप बराबर है, इसलिए ये सर्वांग सम है। इस वीडियो में हम सिर्फ द्विमीय आकारों की सर्वांग समता की चर्चा करेंगे। अगर हम इन आकृतियों की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों के आकार एवं माप हूबहू मिलते हैं, इसलिए ये दोनों आकृतियां भी सर्वांग सम है। अब कुंजियों यानी कीज की इन दो आकृतियों को देखिए। इन्हें देखकर क्या आपको लगता है कि ये भी सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। पता करने के लिए हम किसी एक आकृति को दूसरी पर ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों कुंजियां एक दूसरे को सटीक रूप से नहीं ढकती, यानी कि इनका आकार एवं माप बराबर नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है। दो आकृतियां सर्वांग सम नहीं है, यह दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आप दिए चित्रों को देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन से चित्रों में सर्वांग सम आकृतियां दर्शाई है और कौन से चित्र में सर्वांग सम आकृतियां नहीं हैं। वीडियो रोककर आप इसे स्वयं हल कीजिए। क्या आप बता सकते हैं हम दी आकृति की सर्वांग सम आकृति कैसे बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम अक्ष यानी ट्रेस कॉपी द्वारा एवं कार्बन कागज के उपयोग से बना सकते हैं। इसी के साथ हम ज्यामिति की सहायता से रचना द्वारा भी किसी आकार का सर्वांग सम आकार खींच सकते हैं। अब चलिए ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की कुछ आकृतियों के सर्वांग समता की जांच करें। क्या दो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट सदैव सर्वांग सम होते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। रेखाखंडों की लंबाई सीमित होती है। जब दो रेखाखंडों की लंबाई समान होती है, जैसे यहाँ रेखाखंड AB बराबर 3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड CD बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे सर्वांग सम होते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अगर लंबाइयां समान न हो, जैसे मान लीजिए रेखाखंड EF बराबर 3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड GH बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते। ऐसी स्थिति में दो रेखाखंड सर्वांग सम नहीं होते, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। इसलिए रेखाखंडों के सर्वांग समता की जांच सिर्फ उनकी लंबाई के आधार पर की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेखाखंडों की स्थिति यानी पोजीशन कैसी है। अगर रेखाखंडों की लंबाइयां बराबर हो तब वे सर्वांग सम होते हैं। इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि अगर दो रेखाखंड सर्वांग सम हो तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है।
अब चलिए कोणों की सर्वांग समता की बात करें। इन दो कोणों को देखिए, दोनों की माप 30 डिग्री है। क्या ये सर्वांग सम है? चलिए पता करें। हम ट्रेस पेपर पर कोण PQR बना लेंगे और इसे कोण AOB पर रखेंगे। समायोजित करने पर हम देखते हैं कि शीर्ष Q शीर्ष O को, भुजा QP भुजा OB को और भुजा QR भुजा OA को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों कोण सर्वांग सम है, यानी कि कोण PQR कोण AOB से सर्वांग सम है। अब मान लीजिए कि OB की लंबाई QP की लंबाई से अधिक होती, तो ऐसी क्या स्थिति में कोण PQR और कोण AOB सर्वांग सम होते? सोचिए सोचिए। ध्यान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोणों की भुजाओं की लंबाइयां क्या है। अगर कोणों की माप बराबर होगी तो कोण सर्वांग सम कहलाते हैं। यानी कि कोणों की सर्वांग समता की जांच कोणों की माप के आधार पर की जाती है। यानी कि अगर दो कोणों की माप बराबर हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। इसी के विपरीत हम कह सकते हैं कि अगर दो कोण सर्वांग सम हो तो उनकी माप बराबर होती है। अगर दो ऐसे कोण ले जिनकी माप बराबर नहीं, तो इन्हें किसी भी प्रकार से एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता, जिससे कि एक कोण की शीर्ष एवं भुजाएं दूसरे कोण के शीर्ष एवं भुजाओं पर सटीक रूप से आए। ऐसी स्थिति में दो कोण सर्वांग सम नहीं हो सकते। त्रिभुजों की सर्वांग समता समझते हुए अगले वीडियो में इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हमने सीखा सर्वांग समता का अर्थ। अगले वीडियो में सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। मान लीजिए हमने एक ही सेट स्क्वायर से इस प्रकार दो त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ खींचे। चूंकि दोनों एक ही सेट स्क्वायर द्वारा खींचे गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका आकार एवं माप बराबर है। हमें ज्ञात है कि जब दो आकृतियों का आकार एवं माप समान हो तब वे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होती है। इस तरह से यहाँ त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है। अगर हम इन त्रिभुजों को काट लेते हैं तो इनकी सर्वांग समता की जांच इन्हें एक के ऊपर एक रखकर की जा सकती है, लेकिन हम इन्हें जैसे चाहे वैसे एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। हमें इन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए उचित प्रकार से समायोजित भी करना होगा, जिससे कि वे एक दूसरे को सटीक रूप से ढक ले। लेकिन यहाँ ऐसा केवल उस स्थिति में संभव है जब हम शीर्ष B को O पर, शीर्ष C को शीर्ष P पर और शीर्ष D को शीर्ष Q पर रखते हैं। केवल ऐसा करने पर ही त्रिभुज BCD त्रिभुज OPQ को पूरा ढक लेता है और यह स्पष्ट होता है कि त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है। इस तरह से सर्वांग समता के संदर्भ में हमें त्रिभुज के भागों के सुमेलन यानी मैचिंग या करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे यहाँ शीर्षों का सुमेलन इस प्रकार है। B का सुमेलन है O से, C का सुमेलन है P से, D का सुमेलन है Q से। ये वे शीर्ष है जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसी तरह यहाँ हम भुजाओं का भी सुमेलन देख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाएंगे। BC का सुमेलन है OP से, CD का सुमेलन है PQ से और BD का सुमेलन है OQ से। इसी तरह यहाँ हम कोणों का भी सुमेलन देख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाएंगे। कोण B का सुमेलन है कोण O से, कोण C का सुमेलन है कोण P से एवं
कोण डी का सुमेलन है कोण क्यू से। इन सभी को हम आसान रूप में इस तरह भी दर्शा सकते हैं। इन सभी सुमेलनों को हम संक्षेप में सर्वांग समता के इस संकेत से दर्शाते हैं। सर्वांग समता का संबंध दर्शाते समय हम सुमेलनों का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम दिए त्रिभुजों की सर्वांग समता इस तरह दर्शा सकते हैं क्योंकि इनमें त्रिभुजों के भागों के सुमेलनों का ध्यान रखा गया है। लेकिन सर्वांग समता का संबंध हम इस तरह नहीं दर्शा सकते क्योंकि इनमें त्रिभुजों के भागों के सुमेलनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यानी कि अगर हम शीर्ष B को शीर्ष P पर, शीर्ष C को शीर्ष Q पर और शीर्ष D को शीर्ष O पर रखने का प्रयास करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को नहीं ढकते। सुमेलनों को समझकर हम यह पता कर सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाएं कौन सी है। जैसे इन सुमेलनों को देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ संगत शीर्षों के युग्म हैं शीर्ष B और शीर्ष O, शीर्ष C और शीर्ष P एवं शीर्ष D और शीर्ष Q। संगत कोणों के युग्म हैं कोण B और कोण O, कोण C और कोण P एवं कोण D और कोण Q। इसी तरह यहाँ संगत भुजाओं के युग्म हैं BC और OP, CD और PQ एवं BD और OQ। जब दो आकृतियां जैसे यहाँ दो त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम हो तो ऐसी स्थिति में संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण O, कोण C बराबर कोण P एवं कोण D बराबर कोण Q। इसी तरह भुजा BC बराबर भुजा OP, भुजा CD बराबर भुजा PQ एवं भुजा BD बराबर भुजा OQ। अब मान लीजिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF से सर्वांग सम है। क्या अब आप बता पाएंगे कि दोनों त्रिभुजों में संगत शीर्ष, संगत भुजाएं और संगत कोण कौन से हैं? इसे आप स्वयं ज्ञात कीजिए। हम प्रत्येक स्थिति में एक त्रिभुज को दूसरे पर रखकर यह पता नहीं कर सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध सहायता करते हैं। इन्हें हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता। अगले वीडियो में सर्वांग समता से संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे सर्वांग समता से संबंधित उदाहरण। दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज YZX इस सुमेलन यानी मैचिंग और करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। इनके सभी संगत सर्वांग सम भाग यानी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि इस सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज ABC त्रिभुज YZX से सर्वांग सम है। ABC सुमेलन है YZX से। इसका अर्थ है कि जब त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C त्रिभुज YZX के शीर्ष Y, Z और X पर इसी क्रम में रखे जाते हैं तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इसलिए संगत सर्वांग सम शीर्ष यानी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट वर्टिसेस है A और Y, B और Z, C और X। इसी तरह त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और AC त्रिभुज YZX की भुजाएं YZ, ZX और YX पर रखे जाते हैं तब वे एक दूसरे को ढकते हैं।
इसलिए दोनों त्रिभुजों की संगत सर्वांग सम भुजाएं हैं AB YZ, BC ZX और AC YX। क्या अब आप त्रिभुज ABC और त्रिभुज YZX के संगत सर्वांग सम कोण ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। इनके संगत सर्वांग सम कोण होंगे A और Y, B और Z, C और X। अगला उदाहरण, अगर इस सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC सर्वांग सम है तो निम्नलिखित आकृति में कोण A का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ इस सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC सर्वांग सम है। यहाँ कोण A और कोण D त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC इन सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या आप बता सकते हैं इन कोणों में क्या संबंध होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण A और कोण D सर्वांग सम होंगे। आपको याद ही होगा कि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज DBC में कोण DBC धन कोण DCB धन कोण D बराबर 180 डिग्री। यहाँ कोण DBC बराबर कोण DCB बराबर 70 डिग्री है। इसलिए 70 डिग्री धन 70 डिग्री धन कोण D बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण D बराबर 180 डिग्री ऋण 70 डिग्री धन 70 डिग्री। कोण D बराबर 180 डिग्री ऋण 140 डिग्री, यानी कोण D बराबर 40 डिग्री। चूंकि कोण D बराबर 40 डिग्री है और पहले कथन से कोण A कोण D से सर्वांग सम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर 40 डिग्री है। तो आज हमने देखे सर्वांग समता से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे सर्वांग समता से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे सर्वांग समता से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। अध्यापक ने फलक पर नीचे दी हुई आकृति खींची और बच्चों से पूछा, क्या निम्नलिखित रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है? इस पर मीरा ने जवाब दिया नहीं, जबकि नताशा ने जवाब दिया हाँ। ज्ञात कीजिए किसने सही जवाब दिया। रेखाखंडों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी सिखाते समय रेखाखंड बराबर है यह दर्शाने के लिए समांतर रेखाखंडों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण बच्चों की यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि दो रेखाखंड केवल उस स्थिति में सर्वांग सम होते हैं जब उनकी लंबाइयां बराबर हो एवं वे समांतर हो। इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि दिए रेखाखंड सर्वांग सम नहीं है, इसलिए मीरा के जवाब को वे सही मानते हैं और ऑप्शन 2 का चयन करते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि रेखाखंडों की सर्वांग समता की जांच के लिए वे समांतर है अथवा नहीं, यह देखना गलत है। यहाँ पर यदि एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड पर रखा जाए तो हम यह देखते हैं कि दोनों रेखाखंड एक दूसरे पर परस्पर व्याप्त होते हैं। इसलिए सिर्फ लंबाई के आधार पर यह तय किया जाता है कि वे सर्वांग सम है या नहीं। यहाँ दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान है, इसलिए दिए रेखाखंड सर्वांग सम है। इसलिए नताशा ने सही जवाब दिया है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। नीचे दिए हुए कोण यानी एंगल्स देखकर ज्ञात कीजिए कि वे सर्वांग सम है या नहीं।
कुछ बच्चे यह देखते हैं कि कोण PQR और कोण XYZ के भुजाओं की लंबाई और कोणों की स्थिति अलग अलग है, इसलिए वे समझते हैं कि दिए कोण सर्वांग सम नहीं है, इसलिए वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। सही समझ यह है कि यदि कोणों का माप समान है तो वे सर्वांग सम होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भुजाओं की लंबाई कितनी है या स्थिति कैसी है। यहाँ कोण PQR और कोण XYZ इन दोनों कोणों की माप 50 डिग्री है, इसलिए कोण PQR कोण XYZ से सर्वांग सम है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 है। मिथ्या धारणा 3, नीचे दिए गए त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स सर्वांग सम है अथवा नहीं। कुछ बच्चे देखते हैं कि दर्शाए गए त्रिभुजों में कोणों का माप बराबर है, इसलिए वे सोचते हैं कि दिए त्रिभुज सर्वांग सम है और जवाब में ऑप्शन 1 देते हैं। चलिए पता करते हैं उनकी समझ और उनके द्वारा दिया गया जवाब सही है या गलत। अगर हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि संगत कोण बराबर होने के बाद भी वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते, तो क्या हम इन्हें सर्वांग सम कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो एवं संगत शीर्ष एक दूसरे पर ठीक प्रकार से आए। चूंकि यहाँ भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं, इसलिए यहाँ त्रिभुज XYZ त्रिभुज ABC से सर्वांग सम नहीं है, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। तो आज हमने देखी सर्वांग समता से संबंधित मिथ्या धारणाएं। सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं और हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की SAS सर्वांग समता को समझा। अब हम ASA सर्वांग समता को समझेंगे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC बनाना है। अगर आपको भुजा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हो, तो क्या सिर्फ एक भुजा की लंबाई से आप एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज ABC का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम अलग अलग प्रकार से त्रिभुज ABC बना सकते हैं, लेकिन हमें एक अद्वितीय त्रिभुज नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर आपको AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है और साथ ही साथ कोण ABC की माप 35 डिग्री दी है, तो क्या अब हम एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस स्थिति में भी त्रिभुज ABC को अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि हमें एक अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। अब अगर हमें दो कोणों का माप और उनके अंतर्गत भुजा का माप ज्ञात हो, तो हम एक अद्वितीय त्रिभुज जरूर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोण A बराबर 35 डिग्री और कोण B बराबर 75 डिग्री और AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम आसानी से अद्वितीय त्रिभुज ABC बना सकते हैं। इस स्थिति में हम पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचेंगे। फिर हम चांदे के उपयोग से कोण A बनाएंगे जिसकी माप 35 डिग्री है। फिर हम चांदे के उपयोग से कोण B बनाएंगे जिसकी माप 75 डिग्री है। इससे हमें बिंदु C प्राप्त होगा और साथ ही साथ
त्रिभुज एबीसी भी प्राप्त होगा। चाहे हम कितनी भी बार दिए मापों से त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, तो हर स्थिति में हमें सर्वांग सम त्रिभुज प्राप्त होंगे। इस समझ के साथ हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के जांच का एक और नियम बना सकते हैं। वह इस प्रकार है। यदि एक सुमेलन में पहले त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को कोण भुजा कोण सर्वांग समता यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कहा जाता है, जिसे संक्षेप में ASA सर्वांग समता कहते हैं। जैसे यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 130 डिग्री है, कोण C बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह त्रिभुज MNO में कोण O बराबर 130 डिग्री है, कोण N बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा ON बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। चूंकि यहाँ त्रिभुज ABC के दो कोण B और कोण C और उनकी अंतर्गत भुजा BC दूसरे त्रिभुज MNO के दो संगत कोणों कोण O और कोण N और अंतर्गत भुजा ON के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे और समायोजित करेंगे, तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि वे सर्वांग सम हैं। यहाँ हम इस प्रकार से सुमेलन दर्शा सकते हैं। B सुमेलन है O से, C सुमेलन है N से, A सुमेलन है M से। इस तरह से सर्वांग समता का संबंध हम त्रिभुज BCA त्रिभुज ONM से सर्वांग सम है इस प्रकार दर्शा सकते हैं। क्या सर्वांग समता का संबंध सिर्फ इस एक प्रकार से दर्शाया जा सकता है? सोचिए सोचिए। नहीं, हम अलग अलग प्रकार से दर्शा सकते हैं, लेकिन यह संबंध दर्शाते समय सुमेलन का ध्यान रखना जरूरी है। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 130 डिग्री है, कोण C बराबर 30 डिग्री है और इनकी अंतर्गत भुजा BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 135 डिग्री, कोण R बराबर 30 डिग्री है और QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इन्हें सर्वांग सम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ कोण C बराबर कोण R है, भुजा BC बराबर भुजा QR भी है, लेकिन कोण B बराबर कोण Q नहीं है। यानी कि यहाँ ASA सर्वांग समता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हैं। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे, तो किसी भी प्रकार से समायोजित करने पर वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगे। इससे यह सत्यापित होता है कि वे सर्वांग सम नहीं हैं। अब आपको ASA सर्वांग समता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को हल करेंगे।
आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़े कुछ उदाहरण। आकृति में किरण QS कोण PQR और कोण PSR को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कर रही है। क्या त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है? यहाँ हमें ये ज्ञात करना है कि त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है या नहीं। हमें दिया गया है कि किरण QS कोण PQR को समद्विभाजित कर रही है। हमें यह ज्ञात है कि किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण PQS बराबर कोण RQS। इसी तरह किरण QS कोण PSR को भी समद्विभाजित कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण RSQ बराबर कोण PSQ। अब त्रिभुज PQS और त्रिभुज RQS में कोण PQS बराबर कोण RQS, क्योंकि वे समद्विभाजक QS द्वारा निर्मित कोण है। QS बराबर QS, क्योंकि यह त्रिभुज PQS और त्रिभुज RQS की उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा है। इसी तरह कोण PSQ बराबर कोण RSQ है, क्योंकि वे समद्विभाजक QS द्वारा निर्मित कोण है। चूंकि यहाँ त्रिभुज PQS के दो कोण कोण PQS और कोण PSQ और उनकी अंतर्गत भुजा QS दूसरे त्रिभुज RQS के दो संगत कोणों कोण RQS और कोण RSQ और अंतर्गत भुजा QS के बराबर है, इसलिए ASA सर्वांग समता के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन यानी मैचिंग है। P का सुमेलन है R से, Q का सुमेलन है Q से, S का सुमेलन है S से, यानी कि PQS का सुमेलन है RQS से। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS त्रिभुज RQS से सर्वांग सम है। ध्यान रहे, सर्वांग समता का संबंध दर्शाते समय सुमेलन को ध्यान में रखना जरूरी है। अगला उदाहरण, दर्शाई हुई आकृति में KL और ON समांतर है और KL बराबर ON है, तो ज्ञात कीजिए क्या त्रिभुज KLM त्रिभुज NMO से सर्वांग सम है। हमें दिया गया है कि KL और ON समांतर है और KL बराबर ON। चलिए त्रिभुज KLM और त्रिभुज NMO की बात करें। हम देखते हैं कि रेखाखंड KL रेखाखंड ON के समांतर यानी पैरेलल है और यहाँ हम OL को इन दोनों की तिर्यक छेदी रेखा मान सकते हैं। आपको याद होगा कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो बनने वाले एकांतर अंतः कोणों के युग्म यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समान होते हैं। इस तरह से यहाँ कोण L बराबर कोण O, क्योंकि यह समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। कोण K बराबर कोण N, क्योंकि यह भी समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। और हमें दिया गया है कि KL बराबर ON। चूंकि यहाँ त्रिभुज KML के दो कोण कोण K और कोण L और उनकी अंतर्गत भुजा L के दूसरे त्रिभुज NMO के दो संगत कोणों कोण N और कोण O और अंतर्गत भुजा ON के बराबर है, इसलिए ASA सर्वांग समता के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन
यानी मैचिंग है। K का सुमेलन है N से, L का सुमेलन है O से, M का सुमेलन है M से। लेकिन अगर हम सर्वांग समता के दिए संबंध को देखेंगे तो यह संबंध हमें निम्नलिखित सुमेलन बताता है। यहाँ दोनों स्थितियों के सुमेलन एक दूसरे से नहीं मिलते, इसलिए त्रिभुज KLM त्रिभुज NMO से सर्वांग सम नहीं है। क्या आप बता सकते हैं हम सर्वांग समता का सही संबंध कैसे लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम इसे निम्न में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। इसी तरह आप कुछ और प्रकार से सर्वांग समता का संबंध व्यक्त करने की स्वयं कोशिश कीजिए। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़े कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़ी मिथ्या धारणा। मिथ्या धारणा 1, दर्शाई गई आकृति में रेखाखंड LO और रेखाखंड KN बिंदु M पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हैं। क्या त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM ASA सर्वांग समता के अंतर्गत सर्वांग सम है? ज्ञात कीजिए। दर्शाई हुई आकृति में त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM का एक कोण L और कोण O बराबर है और दोनों त्रिभुजों की भुजा LM और OM भी बराबर है, परंतु दूसरे कोणों का माप दर्शाया नहीं गया। इसलिए कुछ बच्चों को लगता है कि दोनों त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM ASA सर्वांग समता के अंतर्गत सर्वांग सम नहीं है, लेकिन यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। यहाँ उनसे गलती होती है कि वे दी जानकारी के आधार पर कोणों या भुजाओं में संबंध प्रस्थापित करने का प्रयास नहीं करते। यहाँ दिया गया है कि आकृति में रेखाखंड LO और रेखाखंड KN बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको याद होगा कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से हमें शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्राप्त होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण OMN बराबर कोण KML। अब यहाँ त्रिभुज KLM के कोण L और कोण M और उनकी अंतर्गत भुजा LM त्रिभुज NOM के कोण O और कोण M और उनकी अंतर्गत भुजा OM के बराबर है। इसलिए ASA सर्वांग समता प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज KLM और त्रिभुज NOM सर्वांग सम है। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के ASA प्रतिबंध से जुड़ी मिथ्या धारणा। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का SAS प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं। हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की SSS सर्वांग समता को समझा। अब हम SAS सर्वांग समता को समझेंगे।
मान लीजिए हमें त्रिभुज एबीसी बनाना है। अगर आपको भुजा एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हो तो क्या सिर्फ एक भुजा की लंबाई से आप एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज एबीसी का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम अलग अलग प्रकार से त्रिभुज एबीसी बना सकते हैं, लेकिन हमें एक अद्वितीय त्रिभुज नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर आपको एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है और साथ ही साथ कोण एबीसी की माप 35 डिग्री दी है, तो क्या अब हम एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। दी हुई मापों के आधार पर हम त्रिभुज एबीसी का निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। अतः इस स्थिति में भी त्रिभुज एबीसी को अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि हमें एक अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शीर्ष यानी वर्टेक्स सी का स्थान निश्चित नहीं है, यानी कि त्रिभुज एबीसी की रचना करने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं दी हुई है। लेकिन अगर हमें दो भुजाएं और उनके बीच के कोण की माप ज्ञात हो तो हम एक अद्वितीय त्रिभुज जरूर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 35 डिग्री और BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। इस स्थिति में हम पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचेंगे। फिर हम चांदे के उपयोग से कोण ABC बनाएंगे जिसका माप 35 डिग्री है। प्राप्त किरण पर बिंदु C का स्थान ज्ञात करने के लिए हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और नुकीला सिरा B पर रखकर किरण को काटता चाप खींचेंगे। चाप और किरण के प्रतिच्छेद से हमें बिंदु C प्राप्त होगा। हम बिंदु A और C को जोड़कर त्रिभुज ABC बना लेंगे। चाहे हम कितनी भी बार दिए मापों से त्रिभुज ABC बनाएंगे, तो हर एक स्थिति में हमें सर्वांग सम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्राप्त होंगे। इस समझ का प्रयोग हम सर्वांग सम त्रिभुजों की जांच के लिए करते हैं। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत यानी करस्पॉन्डिंग दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता कहा जाता है, जिसे संक्षेप में SAS सर्वांग समता कहते हैं। जैसे यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और इनके बीच बना कोण BAC बराबर 110 डिग्री है। इसी तरह त्रिभुज MNO में भुजा MO बराबर 5.8 सेंटीमीटर है, भुजा MN बराबर 2.5 सेंटीमीटर है और इनके बीच बना कोण NMO बराबर 110 डिग्री है। चूंकि यहाँ त्रिभुज ABC की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज MNO की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे और समायोजित करेंगे तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNO सर्वांग सम है। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और इनके बीच बना कोण BAC बराबर 110 डिग्री है। त्रिभुज PQR में भुजा PQ बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा PR बराबर 2.5 सेंटीमीटर और कोण PRQ बराबर 110 डिग्री है। लेकिन फिर भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। क्या आप इसका कारण बता पाएंगे? सोचिए सोचिए।
बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ कोण PRQ भुजा PQ और PR के बीच का कोण नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के माप बराबर नहीं है। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए पहले दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स एवं संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। चूंकि यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। अब आपको SAS सर्वांग समता की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का SAS प्रतिबंध। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। त्रिभुज ABC में रेखाखंड AO रेखाखंड BC पर लंब समद्विय भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या भुजा AB भुजा AC के बराबर है? ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक रफ आकृति बनाना हमेशा सहायक सिद्ध होता है। यहाँ हमें दिया गया है कि रेखाखंड AO रेखाखंड BC पर लंब समद्विय भाजक है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका अर्थ है रेखाखंड AO रेखाखंड BC के साथ समकोण बनाता है तथा यह BC को दो बराबर भागों में बांटता है। इस तरह से यहाँ O BC का मध्य बिंदु है। इस जानकारी के आधार पर हम त्रिभुज ABC की रफ आकृति इस प्रकार बना सकते हैं। त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में हम देखते हैं कि OB बराबर OC है, क्योंकि O भुजा BC का मध्य बिंदु है। AO बराबर AO है, क्योंकि यह दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा है। और कोण AOB बराबर कोण AOC बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि रेखाखंड OA भुजा BC पर लंब है। इसलिए यहाँ हम सुमेलन लिख सकते हैं। इसलिए सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABO त्रिभुज ACO से सर्वांग सम है। चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी सर्वांग सम होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ AB बराबर AC है। क्या आप सभी संगत भुजाएं एवं कोण लिख पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण, नीचे दी हुई आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज ADC त्रिभुज CBA से सर्वांग सम है या नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज CBA में CD बराबर AB है, AC बराबर AC है, क्योंकि AC उभयनिष्ठ भुजा है, और कोण ACD बराबर कोण CAB है। आप देख सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज ADC की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण त्रिभुज CBA की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। इसलिए SAS सर्वांग समता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन इस प्रकार है। इसलिए यहाँ त्रिभुज ADC त्रिभुज CBA से सर्वांग सम है। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक गलती।
मिथ्या धारणा 1। त्रिभुजों के दर्शाए गए युग्मों यानी पेयर्स में से कौन सा युग्म SAS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। कुछ बच्चों को SAS प्रतिबंध की सही समझ नहीं बन पाती। बच्चे देखते हैं कि पहली आकृति के दोनों त्रिभुजों में 2 भुजाएं बराबर है एवं एक कोण बराबर है। इसी तरह दूसरी आकृति में भी 2 भुजाएं और एक कोण बराबर है। इसलिए सोचते हैं कि दोनों आकृतियों में दर्शाए त्रिभुज SAS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। इसलिए वे ऑप्शन 2 का चयन करते हैं, लेकिन यह गलत जवाब है। ध्यान रहे, दोनों त्रिभुजों में 2 संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए और साथ में उनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वे 2 त्रिभुज सर्वांग सम है। पहली आकृति में संगत भुजाएं बराबर है, लेकिन उनके बीच के कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस आकृति में कोण B और कोण Y बराबर है, लेकिन वे 2 संगत भुजाओं के बीच वाले कोण नहीं हैं। इसलिए यहाँ SAS प्रतिबंध का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पहली आकृति में दर्शाए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। दूसरी आकृति में दर्शाए त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं एवं उनके बीच का कोण बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज SAS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। मिथ्या धारणा 2। दर्शाए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PR, BC बराबर PQ और कोण B बराबर कोण P है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे यह देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। इसलिए वे यह तो सही रूप से समझते हैं कि दिए त्रिभुज SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से सर्वांग सम है, लेकिन वे इन त्रिभुजों के नाम सर्वांग समता के चिन्ह के साथ सही प्रकार से नहीं लिखते। बच्चों को अंग्रेजी के अक्षरों के क्रम में त्रिभुज का नाम लिखना सरल लगता है, इसलिए वे इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता इस प्रकार लिखकर दर्शाते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। यहाँ बच्चों ने सुमेलन का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिर्फ उस स्थिति में होंगे जब शीर्ष B शीर्ष P पर, शीर्ष A शीर्ष R पर और शीर्ष C शीर्ष Q पर आएगा। जैसे प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PR, BC बराबर PQ और कोण B बराबर कोण P है, उससे ये सुमेलन स्थापित किया जा सकता है। B सुमेलन है P से, A सुमेलन है R से और C सुमेलन है Q से। त्रिभुजों की सर्वांग समता का संबंध सुमेलन को ध्यान में रखकर दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं, त्रिभुज CAB त्रिभुज QRP से सर्वांग सम है। इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 2। सुमेलन को ध्यान में रखकर हम सर्वांग समता का संबंध त्रिभुज BAC त्रिभुज PRQ से सर्वांग सम है, त्रिभुज ABC त्रिभुज RPQ से सर्वांग सम है, त्रिभुज BCA त्रिभुज PQR से सर्वांग सम है, या अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब चलिए एक गलती देखते हैं। अगर बच्चों को पूछा जाए कि नीचे दिए त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, तो बच्चे यह देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वे जवाब देते हैं हाँ। लेकिन ऐसा करना गलत है। ज्यामिति में किसी अवधारणा को मान्यता के आधार पर नहीं, बल्कि सही तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। यहाँ 2 त्रिभुज एक जैसे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे सर्वांग सम है, यह स्पष्ट करने के लिए हमारे पास कोई उचित तथ्य नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह नहीं सकते
कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। हाँ, अगर यहाँ हमें दिया होता कि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं एवं उनके बीच का कोण बराबर है, तब हम SAS प्रतिबंध के अंतर्गत यह कह सकते थे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसलिए ध्यान रहे, ज्यामिति में हमेशा तर्क का उपयोग करें, मान्यता या धारणा का नहीं। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक गलती। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का SSS प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं। हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। जैसे इन त्रिभुजों को देखिए, एक के ऊपर एक रखने के बाद हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ज्यामिति में दो त्रिभुज की सर्वांग समता की जांच के लिए कुछ प्रतिबंधों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से आज हम SSS प्रतिबंध को समझेंगे। चलिए इसे मजेदार तरीके से समझे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है, का सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण करना है। क्या हम सिर्फ एक संगत भुजा यानी करस्पॉन्डिंग साइड समान रखकर त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। सिर्फ एक भुजा AB को PQ के बराबर रखकर हम त्रिभुज PQR अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। चूंकि यहाँ हमें एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज PQR प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC से सर्वांगसम है या नहीं। इसलिए सिर्फ एक संगत भुजा समान रखकर त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज PQR बनाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि हम दो संगत भुजाएं समान रखें, तो क्या हम त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर भुजा AB को PQ के बराबर रखें और भुजा BC को QR के बराबर रखें, तो हम त्रिभुज PQR अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। यानी अब भी एक अद्वितीय त्रिभुज PQR का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए अब भी यह कह पाना मुश्किल है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है या नहीं। इसलिए दो संगत भुजाएं समान रखकर त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज PQR का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब चलिए देखते हैं, जब हम तीनों संगत भुजाओं को बराबर रखते हैं तो हमें त्रिभुज ABC का सर्वांगसम त्रिभुज PQR प्राप्त होगा या नहीं। त्रिभुज PQR बनाने के लिए यहाँ हम PQ बराबर AB बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर और PR बराबर AC बराबर 7 सेंटीमीटर लेंगे। सबसे पहले हम PQ बना लेंगे, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब हमें बिंदु R का स्थान ज्ञात करना है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि PR बराबर 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और QR बराबर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बताइए हम R का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। इसके लिए हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। R का स्थान ज्ञात करने के लिए प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और नुकीला सिरा Q पर रखकर चाप खींचेंगे। इस चाप का प्रत्येक बिंदु Q से 4 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाता है।
फिर हम प्रकार में 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर नुकीला सिरा P पर रखेंगे और पहले चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त बिंदु R होगा जो Q से 4 सेंटीमीटर पर और P से 7 सेंटीमीटर पर है। अब अगर हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR पर रखेंगे तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिसका अर्थ यह है कि दोनों त्रिभुजों का आकार एवं माप बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि एक सुमेलन यानी मैचिंग या करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में SSS प्रतिबंध कहते हैं। अब यहाँ दो त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO दर्शाए गए हैं। तो क्या अब आप त्रिभुजों के दिए युग्म सर्वांग सम है अथवा नहीं यह ज्ञात कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO में DE बराबर MN, EF बराबर NO और DF बराबर MO है, यानी कि इनकी संगत भुजाएं बराबर है। इसलिए SSS प्रतिबंध के अनुसार त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO सर्वांग सम है। अब अगर हम त्रिभुज GHI और त्रिभुज JKL की बात करें तो यहाँ GH बराबर JK है और HI बराबर KL है, लेकिन तीसरी संगत भुजा GI और JL बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ SSS प्रतिबंध का पालन नहीं होता। इसलिए त्रिभुज GHI और त्रिभुज JKL सर्वांग सम नहीं है। अब आपकी SSS प्रतिबंध की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का SSS प्रतिबंध। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित उदाहरण। दर्शाई गई आकृति में PQ बराबर SR है और PR बराबर SQ है। क्या त्रिभुज PQR त्रिभुज SRQ से सर्वांग सम है? कारण दीजिए। हमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SRQ में PQ बराबर SR है और PR बराबर SQ है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में भुजा QR उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। आपको याद होगा कि यदि एक सुमेलन यानी मैचिंग के अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में हम SSS प्रतिबंध कहते हैं। यहाँ दोनों त्रिभुजों में सुमेलन इस प्रकार है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज SRQ सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। अगला उदाहरण, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों का कौन सा युग्म SSS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है? SSS प्रतिबंध के अंतर्गत यदि दो त्रिभुजों में सभी भुजाएं बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुजों के पहले युग्म यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP में AB बराबर QR बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर RP बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर QP बराबर 7 सेंटीमीटर है।
चूंकि त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं त्रिभुज क्यूआरपी की संगत भुजाओं के बराबर है, इसलिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज क्यूआरपी से सर्वांग सम है। अब दूसरे युग्म में यानी त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज जेकेएल की बात करते हैं। यहाँ EF बराबर KL बराबर 7 सेंटीमीटर है, DF बराबर JL बराबर 6 सेंटीमीटर है, लेकिन DE बराबर 4 सेंटीमीटर और JK बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि DE और JK बराबर नहीं है। चूंकि यहाँ त्रिभुज DEF की एक भुजा त्रिभुज JKL की संगत भुजा के बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज DEF त्रिभुज JKL से सर्वांग सम नहीं है। यानी कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों का पहला युग्म यानी पेयर यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP SSS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। अगला उदाहरण, अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज DCB से सर्वांग सम है तो त्रिभुज DCB की सभी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज ABC त्रिभुज DCB से सर्वांग सम है, इसलिए हम निम्न प्रकार के सुमेलन यानी मैचिंग दर्शा सकते हैं। इसे ही हम ABC सुमेलन है DCB से लिख सकते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तब उनके संगत भाग यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, इसलिए AB बराबर DC और AB की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है, इसलिए DC की लंबाई भी 2.1 सेंटीमीटर होगी और AC बराबर DB और AC की लंबाई 3.7 सेंटीमीटर है, इसलिए DB की लंबाई भी 3.7 सेंटीमीटर होगी। इसी के साथ हमें BC की लंबाई पहले से दी है जो है 2.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने त्रिभुज DCB की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली है। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इससे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, दर्शाई गई आकृतियों में से कौन सी आकृति के त्रिभुज सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है? कुछ बच्चों की SSS सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस की समझ नहीं बन पाती। वे सोचते हैं कि SSS सर्वांग समता सिर्फ समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही सत्य होती है। वे पहली आकृति में देखते हैं कि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और दूसरी आकृति में समबाहु त्रिभुज नहीं है, इसलिए वे सोचते हैं कि सिर्फ आकृति 1 में दिए त्रिभुज ही सर्वांग सम है। इस समझ के साथ वे ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि जब किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध कह सकते हैं। इसे संक्षेप में SSS प्रतिबंध कहते हैं। पहली आकृति में दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसलिए पहली आकृति में दिए त्रिभुज सर्वांग सम है। दूसरी आकृति की बात करें तो इसमें OM बराबर PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, MN बराबर QR बराबर 2 सेंटीमीटर है, NO बराबर RP बराबर 5 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज OMN और त्रिभुज PQR की तीनों संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर है, इसलिए आकृति 2 में दर्शाए गए दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है। त्रिभुज OMN त्रिभुज PQR से सर्वांग सम है। इस समझ के साथ सही जवाब है ऑप्शन दूसरा।
मिथ्या धारणा 2 ज्ञात कीजिए, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ सर्वांग सम है या नहीं। कुछ बच्चे यह देखते हैं कि दिए त्रिभुजों की स्थितियां अलग अलग है। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां बराबर है। इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि दिए त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, इसलिए वे ऑप्शन 2 का चयन करते हैं, जो कि गलत जवाब है। सही समझ यह है कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो तब SSS प्रतिबंध के अंतर्गत वे सर्वांग सम होते हैं। यहाँ त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ में PQ बराबर XY है, QR बराबर YZ है और RP बराबर ZX है। दोनों की संगत भुजाएं बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। अब चलिए एक गलती को समझें। जब बच्चे यह जानने लगते हैं कि दो त्रिभुज भुजा 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 प्रतिबंध के साथ सर्वांग सम हो सकते हैं, तब वे यह भी सोचने लगते हैं कि दो त्रिभुज कोण 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 यानी एंगल 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 इस प्रतिबंध के साथ भी सर्वांग सम होते हैं। इस मिथ्या धारणा को वे AAA प्रतिबंध के नाम से याद रखते हैं। चलिए जानते हैं कि उनकी समझ सही है या गलत। आप जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश करें। हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचेंगे। फिर प्रकार में रेखाखंड BC के बराबर लंबाई लेकर B से एक चाप यानी आर्क खींचेंगे। प्रकार में ली गई लंबाई समान रखकर हम C से पहले चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु A को B और C से जोड़ने पर हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होगा। चांदे से अगर हम इसके कोणों की माप ले तो हमें सभी कोण 60 डिग्री प्राप्त होंगे। क्या हम एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो? सोचिए सोचिए। अगर हम ऊपर दी गई विधि से त्रिभुज PQR बनाएं तो हमें एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। अगर हम इस त्रिभुज के कोणों की माप लेंगे तो इस स्थिति में भी हमें सभी कोण 60 डिग्री माप के प्राप्त होंगे। हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों के सभी कोण 60 डिग्री है, तो क्या वे सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। नहीं, क्योंकि इनके संगत भुजाओं की लंबाइयां समान नहीं है, इसलिए सिर्फ कोणों के आधार पर दो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं यह बताया नहीं जा सकता। इसलिए AAA प्रतिबंध से त्रिभुजों के सर्वांग समता की जांच नहीं की जा सकती। इसी तरह आप त्रिभुजों के इन युग्मों को देखकर भी यह ज्ञात कर पाएंगे कि इनके संगत कोण बराबर है, लेकिन वे सर्वांग सम नहीं है। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के SSS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक साधारण गलती। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का RHS प्रतिबंध। इस वीडियो में हम दो समकोण त्रिभुजों यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के सर्वांग समता की जांच करने का एक मजेदार नियम सीखेंगे। मान लीजिए हमें एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसका एक कोण जैसे B
एक समकोण यानी राइट एंगल है। क्या हम इस जानकारी से एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। हम इस जानकारी से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं जिनके आकार समान नहीं है, यानी कि दी जानकारी अपर्याप्त है। चलिए, इसके साथ आपको यदि समकोण बनाने वाली एक भुजा का माप दिया जाए, जैसे BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्या आप एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? इस स्थिति में भी हमें अलग अलग प्रकार के त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब मान लीजिए आपको एक समकोण बनाने वाली भुजा का माप और कर्ण का माप दिया जाए, तो क्या अब आप एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? वीडियो रोककर त्रिभुज ABC की रचना करें, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम रेखाखंड BC खींचेंगे जिसका माप 6 सेंटीमीटर है। फिर हम चांदे की सहायता से बिंदु B से BC को समकोण बनाएंगे। इस किरण पर A का स्थान होगा। क्या आप बता सकते हैं हम A का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि यहाँ AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसलिए हम प्रकार को 10 सेंटीमीटर के लिए खोलेंगे, इसका नुकीला सिरा C पर रखेंगे और इस किरण को काटता चाप खींचेंगे। चाप और किरण का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज ABC का शीर्ष A है। हम A को C से जोड़कर समकोण त्रिभुज ABC की रचना पूरी कर लेंगे। क्या आप दिए मापों से अलग अलग प्रकार के त्रिभुज ABC बना सकते हैं जिनके आकार भिन्न हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। आपको प्रत्येक स्थिति में समान आकार वाले त्रिभुज प्राप्त होंगे, यानी कि आपको सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज प्राप्त होंगे। इससे हमें ज्ञात होता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण का माप दिया हो तो एक अद्वितीय त्रिभुज बनता है। इस समझ से हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच का एक और नियम बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं वह क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दो समकोण त्रिभुज त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN हैं, जिनमें कोण Q बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री है। भुजा PQ बराबर LM बराबर 5 सेंटीमीटर है और कर्ण PR बराबर LN बराबर 13 सेंटीमीटर है। अगर इनमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे पर रखा जाए तो हम देख पाएंगे कि वह दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी कि दोनों के माप एवं आकार बराबर है। ज्यामिति में हम कहते हैं कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN सर्वांगसम है। यहाँ सुमेलन इस प्रकार है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि PQR का LMN से सुमेलन है, इसलिए सर्वांग समता का संबंध लिखा जा सकता है त्रिभुज PQR त्रिभुज LMN से सर्वांगसम है। अब चलिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज EFG की बात करते हैं। इनमें कोण Q बराबर कोण F बराबर 90 डिग्री है। भुजा PQ बराबर EF बराबर 5 सेंटीमीटर भी है, लेकिन त्रिभुज PQR के कर्ण PR का माप 13 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिभुज EFG के कर्ण EG का माप 15 सेंटीमीटर है। अगर इनमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे पर रखा जाए तो हम देख पाएंगे
कि वह दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से नहीं ढक पाते, यानी कि इन दोनों के माप एवं आकार बराबर नहीं है। इसलिए इस स्थिति में त्रिभुज PQR और त्रिभुज EFG सर्वांगसम नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से आप किन्हीं भी दो समकोण त्रिभुजों के सर्वांग समता की जांच कर सकते हैं। आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का RHS प्रतिबंध। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। निम्नलिखित आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए कि क्या त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट है। यदि है तो इनके सर्वांग समता के संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। सर्वांग समता की जांच के लिए हमें SSS, SAS, ASA या RHS इनमें से किसी एक प्रतिबंध का प्रयोग करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ कौन से प्रतिबंध का प्रयोग करना सही होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम पहले दी जानकारी को समझेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC दोनों समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमें दिया गया है कि कोण ADB बराबर कोण CBD बराबर 90 डिग्री है। साथ ही साथ हमें यह भी दिया गया है कि त्रिभुज ABD का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस AB और त्रिभुज BDC का कर्ण CD दोनों के माप 7 सेंटीमीटर है, यानी कि AB बराबर CD है। क्या आपको दी आकृति को देखकर और किसी बात के बारे में पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। इन दोनों त्रिभुजों में भुजा BD उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी कि BD बराबर BD। इससे हमें पता चलता है कि इन दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि RHS प्रतिबंध से त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC सर्वांगसम है। तो चलिए इनके सर्वांग समता का संबंध सांकेतिक रूप में लिखें। क्या हम इसे त्रिभुज ADB त्रिभुज BDC से सर्वांगसम है लिख सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते। सही प्रकार से सांकेतिक रूप में दर्शाने के लिए हमें सुमेलन का संबंध समझना होगा। यहाँ कोण ADB बराबर कोण CBD बराबर 90 डिग्री है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शीर्ष D का शीर्ष B से सुमेलन है। यहाँ AB बराबर CD है और पहले हमने निष्कर्ष निकाला है कि शीर्ष D का शीर्ष B से सुमेलन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीर्ष A का शीर्ष C से सुमेलन है। इसी तरह हम शीर्ष B का शीर्ष D से सुमेलन इस प्रकार दर्शा सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि DAB का BCD से सुमेलन है। सुमेलन की सहायता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज DAB त्रिभुज BCD से सर्वांगसम है। सुमेलन का संबंध ध्यान में रखकर हम इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित आकृति में यदि AB बराबर BC, YB बराबर BZ है तो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध की मदद से कोण Y बराबर कोण Z है, यह सत्यापित कीजिए।
दी गई आकृति को देखकर और सवाल को अच्छे से पढ़कर हमें निम्नलिखित जानकारी हासिल होती है। YAB और BCZ यह तो समकोण है। सवाल में हमें भुजा YB और भुजा BZ बराबर है और भुजा AB और भुजा BC बराबर है, यह बताया गया है। हमें RHS सर्वांग समता प्रतिबंध की अवधारणा पता है कि यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज YAB और त्रिभुज BCZ RHS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। यहाँ शीर्ष Y का शीर्ष Z से सुमेलन है, शीर्ष A का शीर्ष C से सुमेलन है, शीर्ष B का शीर्ष B से सुमेलन है, यानी कि YAB का ZCB से सुमेलन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज YAB त्रिभुज ZCB से सर्वांग सम है। ध्यान रहे, यहाँ त्रिभुज ZCB और त्रिभुज BCZ एक ही त्रिभुज है। आपको याद होगा कि हम किसी भी बहुभुज यानी पॉलीगॉन का नाम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। शीर्ष Y के शीर्ष Z से सुमेलन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कोण Y और कोण Z संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण Y बराबर कोण Z। अगर हम इस आकृति को ट्रेस पेपर पर बनाकर ट्रेस पेपर की चौड़ाई को इस प्रकार मोड़ेंगे जैसे कि मोड़ बिंदु B से होता हुआ जाए, यानी कि त्रिभुज YAB को त्रिभुज BCZ पर रखें, तो हम देख पाएंगे कि कोण Y कोण Z को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे यह सत्यापित होता है कि दोनों त्रिभुजों के माप बराबर है। अब आप नीचे दिए त्रिभुजों के भागों के माप देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है। अपने मित्रों या अध्यापक के साथ अपने जवाब की चर्चा कीजिए। आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के RHS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, नीचे दर्शाई गई आकृति में सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस के कौन से प्रतिबंध से कहा जा सकता है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR से सर्वांग सम है। कुछ बच्चों की यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि समकोण त्रिभुजों यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के सर्वांग समता की जांच के लिए सिर्फ RHS प्रतिबंध का प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी दूसरे प्रतिबंध का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोनों त्रिभुजों में समकोण यानी राइट एंगल किसी एक भुजा का माप समान है और कर्ण भी बराबर है। यह देखकर बताते हैं कि यहाँ RHS प्रतिबंध का प्रयोग हो रहा है। इस समझ से वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है, क्योंकि यहाँ त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज PQR के तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। इसलिए यहाँ हम SSS प्रतिबंध का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 3। कुछ बच्चे सिर्फ भुजाओं को देखकर जल्दबाजी में ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, लेकिन यह भी दिए सवाल का
गलत जवाब है। मिथ्या धारणा 2। नीचे दिए त्रिभुजों के भागों के माप देखकर ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एलएमएन सर्वांगसम है अथवा नहीं। कुछ बच्चों को आरएचएस प्रतिबंध की जानकारी तो होती है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। जैसे यहाँ त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एलएमएन में वे देखते हैं कि कोण C बराबर कोण L बराबर 90 डिग्री है, AC बराबर LM बराबर 6 सेंटीमीटर है और AB बराबर LN बराबर 10 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है एवं इनकी दो भुजाएं बराबर है। यह समझकर वे बताते हैं कि आरएचएस प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और इस समझ से ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। बच्चे दी जानकारी को ठीक से नहीं पढ़ते। त्रिभुज एबीसी में समकोण शीर्ष C पर बन रहा है, इसलिए यहाँ AC त्रिभुज एबीसी की भुजा है और AB त्रिभुज एबीसी का कर्ण। एक रफ आकृति बनाकर भी आप इसे पता कर सकते हैं। इसी तरह त्रिभुज LMN में समकोण शीर्ष L पर बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LM और LN दोनों त्रिभुज LMN की भुजाएं हैं और MN इस त्रिभुज का कर्ण है। यहाँ हमें कर्ण की माप पता नहीं है, इसे हम पाइथागोरस के गुण से पता कर सकते हैं। यह कैसे पता किया जाता है, यह आप स्वयं ज्ञात कीजिए। पता करने पर हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में एक भुजा का माप तो समान है, लेकिन कर्ण का माप बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ आरएचएस प्रतिबंध के उपयोग से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के आरएचएस प्रतिबंध से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं।